चलिए चलते हैं 17वीं सदी के हिंदुस्तान में। उस वक्त शक्तिशाली मुगल साम्राज्य अपनी पूरी शान शौकत पर था और इसके बादशाह थे शाहजहां, जिन्होंने दुनिया को ताजमहल दिया। लेकिन इस सुनहरी तस्वीर के पीछे एक ऐसा पारिवारिक और सियासी तूफान पनप रहा था जो इस सल्तनत की शक्ल हमेशा के लिए बदलने वाला था। कहानी में मोड़ तब आता है जब बादशाह शाहजहां बहुत बुरी तरह बीमार पड़ जाते हैं। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और इसके साथ ही शुरू हो गई दुनिया के सबसे अमीर तख्त के लिए एक, कह सकते हैं, एक बेरहम जंग। किसके बीच? उन्हीं के 4 बेटों के बीच, तख्त 1 और दावेदार 4। तो इस पूरी कहानी को, इसकी गहराइयों को समझने के लिए हम मदद ले रहे हैं महान इतिहासकार यदुनाथ सरकार की मशहूर किताब हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब की। देखिए, ये किताब इसलिए खास है क्योंकि ये सीधे उस जमाने के फारसी दस्तावेजों पर आधारित है। मतलब ये हमें उस दौर की सियासत, लोगों की ख्वाहिशों और धोखेबाजी की एकदम सच्ची तस्वीर दिखाती है। तो सवाल ये है कि इस हाई स्टेक्स गेम के, इस शाही ड्रामे के खिलाड़ी कौन थे? चलिए एक एक करके मिलते हैं उन 4 शहजादों से। चारों की शख्सियतें अलग, ख्वाहिशें अलग, लेकिन मंजिल सबकी एक ही थी, हिंदुस्तान का ताज। तो देखिए, हर शहजादे का अपना ही एक अलग अंदाज था। सबसे बड़े थे दारा शिकोह, बादशाह के लाडले, पढ़े लिखे, विद्वान। उनके बाद थे शाह शुजा, जो बंगाल में गवर्नर थे और कह लीजिए कि थोड़े ऐशो आराम वाले थे। फिर आते हैं मुराद बख्श, गुजरात के एक बहुत बहादुर पर थोड़े नासमझ योद्धा। और आखिर में दक्कन से आता है औरंगजेब, पक्का मजहबी, तजर्बेकार और एक बेहद शातिर रणनीतिकार। तो सियासत के इस शतरंज की बिसात पर पहली चाल किसने चली? ये चाल चली औरंगजेब ने, सबसे चालाक, सबसे दूर की सोचने वाले शहजादे ने। जब बाकी भाई अभी सोच ही रहे थे कि क्या करना है, औरंगजेब अपना पहला और शायद सबसे अहम कदम उठा चुका था। और ये चाल थी क्या? एक मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं। औरंगजेब ने हाथ मिलाया अपने सबसे छोटे भाई मुराद से, जो बहुत बहादुर होने के साथ साथ बहुत ही महत्वाकांक्षी भी था। उसने मुराद को तख्त का सपना दिखाया, जबकि असली मकसद तो सिर्फ मुराद की फौज का इस्तेमाल करना था। मतलब ये एक ऐसा गठबंधन था जिसकी बुनियाद ही धोखे पर रखी गई थी। तो इस नई नवेली दोस्ती का, इस गठबंधन का पहला टेस्ट हुआ धर्मत के मैदान में। एक तरफ थी बादशाह शाहजहां की शाही फौज और दूसरी तरफ थे बगावत पर उतरे औरंगजेब और मुराद। और ये कोई मामूली लड़ाई नहीं थी, नहीं, ये वो पहली बड़ी टक्कर थी जो ये तय करने वाली थी कि मुगल सल्तनत का भविष्य किस ओर जाएगा। अब देखिए, शाही फौज के कमांडर थे महाराजा जसवंत सिंह, और वो एक बड़ी अजीब सी कश्मकश में फंस गए थे। हुआ ये कि उन्हें आगरा से हुक्म मिला था कि भाई शहजादों को कोई नुकसान न पहुंचे, लेकिन जमीन पे हालात तो बिल्कुल अलग थे। वहां तो खुली बगावत थी। इसी कंफ्यूजन में, इसी दुविधा में उनसे एक बहुत बड़ी, एक जानलेवा गलती हो गई। असल में शाही फौज अंदर से ही बहुत कमजोर थी। फौज में एकता का नामो निशान नहीं था। राजपूत और मुस्लिम कमांडरों में आपस में ही नहीं बनती थी। और इससे भी बड़ी बात यह थी कि कई मुस्लिम अफसर तो अंदर ही अंदर औरंगजेब से मिले हुए थे। औरंगजेब को इन सारी कमियों, इन दरारों के बारे में बखूबी पता था और उसने इसका भरपूर फायदा उठाया। और यहीं जसवंत सिंह से वो गलती हुई जिसने पूरी बाजी पलट दी। उन्होंने राजपूत शान का, अपने उसूलों का हवाला देते हुए रात में अचानक हमला करने से साफ मना कर दिया। ये उसूलों पर अड़े रहने का एक ऐसा फैसला था जिसने औरंगजेब को अपनी सबसे बड़ी ताकत, यानी उसकी जबरदस्त तोपों को बचाने का मौका दे दिया। तो नतीजा क्या निकला? औरंगजेब की एक जबरदस्त एक तरफा जीत। धर्मत की इस हार ने न सिर्फ शाही फौज का गुरूर तोड़ा, बल्कि बागियों के लिए राजधानी आगरा तक का रास्ता एकदम साफ कर दिया। अब औरंगजेब को रोक पाना लगभग नामुमकिन हो गया था। धर्मत की जीत के बाद अब पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं था। ये लड़ाई अब एक खुली जंग बन चुकी थी और इस जंग का आखिरी फैसला होना था सामूगढ़ के मैदान में। एक ऐसी लड़ाई जो हिंदुस्तान के इतिहास का रुख हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तो अब स्टेज सेट था फाइनल शोडाउन के लिए। एक तरफ सल्तनत का असली वारिस दारा शिकोह और दूसरी तरफ उसका सबसे बड़ा दुश्मन औरंगजेब। सामूगढ़ की जमीन पर यह सिर्फ 2 भाइयों की लड़ाई नहीं थी, ये 2 अलग अलग भविष्य की टक्कर थी।
सामूगढ़ में औरंगजेब की जीत हुई और उसके बाद तो जैसे सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। सबसे पहले दारा शिकोह अपनी जान बचाकर जंग के मैदान से भाग निकला। फिर औरंगजेब सीधा राजधानी आगरा पहुंचा। वहां उसने आगरा के किले की पानी की सप्लाई बंद कर दी और उसे अपने कब्जे में ले लिया। और आखिर में उसने अपने ही बाप बादशाह शाहजहां को उसी किले में कैद कर दिया। बस सत्ता का सेंटर अब पूरी तरह बदल चुका था। देखिए, तख्त पर बैठना एक बात है, लेकिन उसे हमेशा के लिए अपना बनाए रखना बिल्कुल दूसरी। औरंगजेब के सामने अब आखिरी काम बचा था, ये पक्का करना कि तख्त का कोई और दावेदार जिंदा ही ना बचे। और यहीं से शुरू होता है इस कहानी का सबसे बेरहम हिस्सा। दारा शिकोह, वो शहजादा जो कभी हिंदुस्तान का अगला बादशाह बनने वाला था, अब एक भगोड़ा था। पूरी सल्तनत में उसका पीछा किया गया और आखिरकार एक सरदार की गद्दारी की वजह से वो पकड़ लिया गया। दारा को जंजीरों में जकड़कर दिल्ली लाया गया और वहां उसे बेइज्जत करके मार डाला गया। दूसरे भाई शाह शुजा का अंजाम भी कुछ कम दर्दनाक नहीं था। जंग में हारने के बाद वो पूरब की तरफ भागा, आज के म्यांमार के घने जंगलों में, और फिर वो अपने पूरे परिवार के साथ इतिहास में कहीं खो गया। उसका अंत कैसे हुआ, ये आज भी एक रहस्य है। एक ऐसी कहानी जिसमें हिंसा और साजिश की बू आती है। और औरंगजेब का वो साथी मुराद, याद है? खैर, सत्ता के खेल में कोई किसी का साथी नहीं होता। औरंगजेब ने बड़े धोखे से मुराद को एक जाल में फंसाया, उसे ग्वालियर के किले में कैद कर दिया और फिर कुछ साल बाद एक मनगढ़ंत इल्जाम लगाकर उसका भी सर कलम करवा दिया। तो अब भाइयों के खून से रंगा रास्ता एकदम साफ था। तख्त अब सिर्फ औरंगजेब का इंतजार कर रहा था। तो चलिए देखते हैं कि इस विजेता ने अपना आखिरी इनाम कैसे हासिल किया। 4 शहजादे थे, एक तख्त था और आखिर में सिर्फ एक ही बचा। औरंगजेब की जीत सिर्फ जीत नहीं थी, ये एक मुकम्मल सफाई थी। उसने अपने रास्ते में आने वाली हर एक रुकावट को जड़ से उखाड़ फेंका था। और इसके बाद एक बहुत बड़े और शानदार समारोह में औरंगजेब ने खुद को हिंदुस्तान का शहंशाह घोषित किया। उसने अपना लक़ब रखा आलमगीर, जिसका मतलब होता है दुनिया को जीतने वाला। ये उस दौर की शुरुआत थी जो अगले लगभग 50 साल तक चलने वाला था। तो औरंगजेब का तख्त तक पहुंचने का ये सफर बड़ी बड़ी ख्वाहिशों, तेज दिमाग और बेइंतहा बेरहमी की एक कहानी है। और ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जाना सही है? क्या औरंगजेब एक जालिम तानाशाह था, या फिर एक ऐसा शानदार रणनीतिकार जिसे शायद हम आज तक समझ ही नहीं पाए? शायद सच इन दोनों के बीच ही कहीं छिपा है।